हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, इस क्लास में आप लोग मेरे साथ स्टडी कर रहे थे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस, साथ ही साथ आरओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए ज्योग्राफी की क्लास कर रहे थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, जिसको मैंने टाइटल नेम दिया है प्री प्लस मेंस की क्लासेस। अर्थात प्री और मेंस दोनों ही चीज़ें यहाँ से आपकी तैयार हो रही हैं। इसी प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री की भी हमने क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जिसकी आज मॉर्निंग में लास्ट क्लास आई थी। टोटल 9 क्लासेस में एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने उसे फॉलो भी किया है, और अगर जो लोग नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे मेंस की जो प्री प्लस मेंस की प्लेलिस्ट है उसको सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। और अब हम मॉर्निंग में इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करेंगे, जिसमें ऑलरेडी 5 क्लासेस हो चुकी थी। अब उसी के आगे हम उसे कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि थोड़ा समय कम मिल पा रहा था मेंस के आंसर राइटिंग नोट्स तैयार करने में, और इसी वजह से क्लासेस नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब आपकी रेगुलर क्लासेस रहेंगी, शाम को ज्योग्राफी, सुबह इकोनॉमिक्स। जैसे ही ज्योग्राफी अगले 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग यहाँ पर एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के बाद जब आप एनवायरनमेंट कनेक्ट करके पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको इजीली तैयार हो जाती हैं। तो चलिए, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जिसमें हम लोगों ने वर्षण वगैरह सारी चीज़ पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोन यानी कि चक्रवात के बारे में। और ये कई बार मेंस में प्रश्न पूछता है, यूपीपीसीएस में, या फिर आप यूपीएससी में भी देख सकते हो कि चक्रवात की उपस्थिति या चक्रवात बनने की क्या आवश्यक दशाएं हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की या शीतोष्ण चक्रवात, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने हैंड रिटन नोट्स के अंतर्गत हम लोग कवर कर रहे थे, और यहाँ लिखा हुआ है कि वायुमंडलीय परिसंचरण के प्रकार। कितने प्रकार के आपने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की स्टडी की? पहला आपका प्राथमिक परिसंचरण जो था, जिसमें आप लोगों ने भूमंडलीय पवनों को पढ़ा, जिसमें आपने पछुआ पवन पढ़ा, पूर्वी पवन पढ़ा, ध्रुवीय पूर्वी पवन पढ़ा, व्यापारिक पवनों को पढ़ा। फिर जेट स्ट्रीम एक दूसरी है, जो कि स्थायी पवन है, अर्थात ये भी एक निश्चित दिशा में और निश्चित समय पर बहती है। हम इसे चक्रवात के बाद वाले टॉपिक में कवर करेंगे। द्वितीय जो वायु परिसंचरण तंत्र है, जिसमें आपको चक्रवात पढ़ना है, प्रति चक्रवात पढ़ना, और मानसून, तो मानसून भी इसके बाद हम पढ़ेंगे। और तृतीय परिसंचरण चक्र में जो स्थानीय पवनों से संबंधित होती है, जो महाद्वीपों से स्थल खंड से समुद्र की ओर जाती हैं और जो समुद्र से स्थल खंड की ओर आती हैं, इनको हम कहते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? द्वितीय परिसंचरण पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत चक्रवात और जो प्रति चक्रवात है, इन्हें पढ़ेंगे। हालांकि आप इनके नोट्स को भी परचेस कर सकते हो। वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्प्ले पर लिख रहा हूं, यहां पर भी आप मैसेज करके मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो सारी डिटेल्स आपको दे देंगे। जल्दी ही कल मैं मेंस के नोट्स अपलोड करने वाला हूं, मेंस के नोट्स को लॉन्च करने वाला हूं, जो पूरी तरीके से आंसर राइटिंग के बेस पर होंगे। उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी अगर आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे चैनल को भी अगर सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। बात करेंगे अगर हम चक्रवात की, तो साइक्लोन की बात करेंगे, तो साइक्लोन हमारे ग्लोब पर, अर्थात कि पृथ्वी पर कितने प्रकार से होते हैं? 2 जगह उत्पन्न होते हैं। एक चक्रवात होता है जो सामान्यतः 0 से 30 डिग्री के मध्य उत्पन्न होता है, चाहे वो नॉर्थ गोलार्ध हो, चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध हो, यानी साउथ गोलार्ध। इसको हम एक नाम देते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और यही बार बार आपके यूपीपीसीएस मेंस, यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग के तौर पे पूछा जाता है, सीधे सीधे प्रश्न बना के कि भाई चक्रवात के बारे में आपकी क्या राय है, या चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो इनका जो संबंध है, सामान्यतः हमारा जो पृथ्वी होता है उस पर अगर आप देखोगे 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, चाहे वो नॉर्थ गोलार्ध हो या फिर वो साउथ गोलार्ध हो, इसके बीच में ही होता है। और इस तरीके से आप इसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कह सकते हो। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के साथ एक दूसरा चक्रवात आता है, जो सामान्यतः वाताग्रीय या मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है, जिसको हम लोग समशीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। इनकी जो उपस्थिति होती है वो सामान्यतः आपको 60-65 डिग्री के आसपास देखने को मिल सकती है, 55-58 डिग्री, 65 डिग्री, 62 डिग्री, इसके आसपास। तो इसे हम 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये 2 प्रकार के आपको चक्रवात देखने को मिलते हैं। और जब भी हम चक्रवात की बात करेंगे, तो चक्रवात ऑलवेज, इसका जो सेंटर होगा वो हमेशा लो प्रेशर के केंद्र में होगा। कहने का मतलब हो गया कि चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है, इसलिए यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, अर्थात कि बाहर से केंद्र की ओर चलती है। जितनी भी हवाएं किसी भी डायरेक्शन में घूमेंगी, वो सारी की सारी बाहर से केंद्र की ओर आती हैं। इसीलिए हम यहाँ पर लो प्रेशर कहते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर जो आसपास के एनवायरनमेंट में क्रिएट होता है, वो लो प्रेशर की ओर हवाओं को चलाता है। जब इसी के अपोजिट हम प्रति चक्रवात की बात करते हैं, या आप एंटी साइक्लोन की बात करते हो, तो वहां पर जो हवाएं होती हैं दोस्तों, वो सामान्यतः केंद्र से बाहर की ओर चलने लगती हैं हवाएं। केंद्र से क्या होता है? बाहर की ओर चलने लगती है हवाएं। लेकिन यहां पर साइक्लोन में केंद्र की ओर चलती हैं, और इन दोनों का संबंध लो प्रेशर के केंद्र से
होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, चारों तरफ से सारे के सारे केंद्र में हवाएं आ रही हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर का केंद्र होता है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि हम किसे चक्रवात कहेंगे किसे नहीं कहेंगे, तो इसकी डेफिनेशन के तौर पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने बताया है कि वायु की गति के आधार पर हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हवाएं बहुत तेज चल रही होती हैं और उन हवाओं के साथ वर्षा भी होती है, जिसे हम कहते हैं झंझावात होना या तड़ित झंझावात, तूफान या आंधी का आना। लेकिन कभी कभी इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि हम इन्हें चक्रवात का नाम भी देते हैं। लेकिन ये स्पीड के मामले में ही जो है कि क्लियर हो पाएगा। ऐसे तो आप देखोगे तो सभी हवाओं में, सभी तेज हवाएं चलने के साथ हवाएं बारिश भी करती हैं, तो हम सभी को चक्रवात नहीं कह सकते हैं। तो इसके लिए जो कैटेगरी बनाई गई है, जो वर्गीकरण किया गया है, कहा गया है कि अगर 16 मीटर प्रति सेकंड से कम की हवाएं हैं, 16 मीटर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि एक सेकंड में अगर 16 मीटर से कम हवा चल रही है, 16 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है या इतनी दूरी तय कर पा रही है, तो इसे हम ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहेंगे, अर्थात उष्ण कटिबंधीय अवदाब कहेंगे कि एक तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है। और जब ये 16 मीटर प्रति सेकंड से लेकर 32 मीटर प्रति सेकंड तक जाएगी तो हम इसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहेंगे, और स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। फिर लास्ट में 32 मीटर प्रति सेकंड से अधिक की बात करेंगे तो इसे हम फाइनली ट्रॉपिकल साइक्लोन कहने लगेंगे, अर्थात चक्रवात कहेंगे। और यहां पर जब हम चक्रवात की बात करते हैं कि हाँ भाई, चक्रवात की जो स्पीड होगी वो लगभग एक सेकंड में 32 मीटर तक हवा तय कर लेगी उसकी दूरी। और 32 मीटर का मतलब हो गया, आप एक एज्यूम्पशन लगा लीजिए कि आपका जो घर होता है 10 फीट का, वो लगभग 3 या 3.5 मीटर का होता है। अब आप आइडिया लगा लीजिए कि कितने मीटर यानी कितने फीट तक जो है कि बहुत तेजी से हवा गति करती है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में अगर हम कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझे, हालांकि ये पूरी चीजें मैंने ऑलरेडी पिछली कुछ क्लासेस में बता रखी हैं आपको, जो 10-12 क्लासेस हुई हैं, कि कौन से गोलार्ध में कैसी हवाएं चलेंगी, कैसी उनकी डायरेक्शंस होंगी, कौन सी भूमंडलीय पवनों के साथ उनकी डायरेक्शंस होंगी, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। अगर आप यहां देखोगे उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज वायु की दिशा होती है। अब आप यहां पर समझ लो मेरी बात को ध्यान से, जैसे यहां पर मैंने एक ग्लोब बना दिया और ये रहा आपका 0 डिग्री। कह रहा है कि अगर चक्रवात होगा तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी डायरेक्शन कैसी होगी दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज होगी, कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से। और अगर यही चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। हालांकि ये जो भूमंडलीय पवन होती है उनके अपोजिट जो है कि ये काम करती है, क्योंकि चक्रवात हमेशा भूमंडलीय पवनों के अपोजिट डायरेक्शन में ही गति करता है। इसीलिए हमने कहा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहां पे होगी, दक्षिणी गोलार्ध में होगी। एंटी क्लॉकवाइज कहां पे होगी, उत्तरी गोलार्ध में होगी। आगे अगर आप देखोगे इसका सामान्यतः जो विकास होता है वो उष्ण कटिबंधीय महासागर की सतह पर होता है। अब यहां पर आपको समझना होगा कि चक्रवात जब भी उत्पन्न होता है महासागरों की सतह पर होता है, चाहे वो अरब सागर हो, अटलांटिक सागर हो, पैसिफिक सागर हो, बंगाल की खाड़ी हो, हिंद महासागर हो, कोई सा भी सागर हो, उसी सागर पर ही चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और जैसे जैसे वो तट के समीप आता है, चाहे वो हमारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का तट हो या गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र का तट हो, वो धीरे धीरे अपनी क्षमता को कम करता है और अपनी जो प्रचंडता होती है यानी कि तीव्रता होती है उसको कम करता जाता है। यहाँ पर आपको देखना है कि जो सतह का तापमान होगा वो सामान्यतः एवरेज जो है कि 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि अगर हमारे समुद्र का तापमान या हमारे महासागर का तापमान जो हमारे आसपास है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इनका तापमान अगर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो धीरे धीरे चक्रवात बनने की आदर्श दशा होगी। अर्थात चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा है जो बार बार आ रही है, क्योंकि इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। भाई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से आपके समुद्र का तापमान बढ़ेगा, समुद्र के तापमान बढ़ने से चक्रवात के लिए आदर्श दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और चक्रवात बार बार आने से तटीय क्षेत्रों में बार बार भारी नुकसान होगा, जन धन की हानि होगी, जाल माल की हानि होगी, और साथ ही साथ बुनियादी अवसंरचनाओं को भी क्षति पहुंचेगी, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, पुल हो, हाईवे हो, रोड हो, सड़क हो, कुछ भी हो, ये सभी चीजों को नुकसान होगा। इसीलिए चक्रवात को एक आपदा के तौर पे भी माना जाता है। हालांकि केवल तापमान समुद्र का ही अधिक हो जाने से चक्रवात पैदा नहीं होगा। चक्रवात को पैदा होने के लिए कुछ और भी कारक होते हैं जिनको हम अभी अगले पेज में पढ़ेंगे। अभी तो मैं चक्रवात के बारे में बस बेसिक चीजें बता रहा हूं।
दूसरा, अगर आप देखोगे कि वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरे होने पर सभी लो प्रेशर के केंद्र को हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं कह सकते हैं। कि आप कहो कि सर जितने भी वृत्ताकार जो है कि समदाब रेखाएं जो इस तरीके से घूमते हुए आ रही हैं वृत्ताकार और लो प्रेशर की ओर जा रही हैं, तो क्या वो सभी चक्रवात होंगी? ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि सभी चक्रवात होंगी। इसके लिए वायु की गति की जानकारी बहुत जरूरी है। अगर उन गति को 32 मीटर प्रति सेकंड में मापा गया है तो चक्रवात है, अगर 16 से 32 मीटर प्रति सेकंड है तो वो तूफान है, और अगर 16 मीटर प्रति सेकंड से कम है तो वो केवल अवदाब है। अर्थात हवाएं तो लगभग एक ही दिशा में चलेंगी, लो प्रेशर की ओर, केंद्र की ओर चलेंगी, लेकिन उनकी स्पीड भी मैटर करेगी कि स्पीड कितनी है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो कि 0 से 30 डिग्री के बीच होते हैं, हम अभी उसी का स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ गोलार्ध हो या वो साउथ गोलार्ध हो। अलग अलग नामों से, जैसे चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी में अगर उत्पन्न होता है तो इसको हम टाइफून कहते हैं। अगर ये जापान के आसपास उत्पन्न होता है तो इसे हम टाइफू कहते हैं। अगर ये फिलीपींस में उत्पन्न होता है तो इसे हम बाइगू कह देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होता है तो विली विली कह देते हैं। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होता है तो हरिकेन कहते हैं। अब ये जो कैरिबियन सागर है ये मैक्सिको की खाड़ी के आसपास का क्षेत्र है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका के जो छोटे छोटे नीचे जो देश लगे हुए हैं 10-12, जिसमें आप देखोगे एल सेल्वाडोर वगैरह, ये सब छोटे छोटे देश हो गए, ये सभी वेस्ट इंडीज, क्यूबा, ये सब हैं, हैती वगैरह, तो ये सभी क्षेत्र इसी में आते हैं, कैरिबियन सी में। और हिंद महासागर में भारतीय क्षेत्रों में सामान्यतः इसको चक्रवात के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे चक्रवात कैसे हो गए? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो गए। अब यहाँ पर आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है आपसे डायरेक्टली मेंस में प्रश्न पूछता है, उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स मतलब यूपी पीसीएस मेंस में पूछा जाता है कि भाई उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने की प्रमुख दशाएं कौन कौन सी हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं कि जब ये एक साथ उपस्थित हो जाते हैं तो चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर 4-5 फैक्टर की मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको देखना है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को जो एनर्जी की प्राप्ति होती है वो संघनन के समय जो हीट निष्कासित होती है ना, उससे प्राप्त होता है। कहने का मतलब हो गया कि जितना अधिक संघनन होगा, जितना वो जलवाष्प जल के रूपों में कन्वर्टेड होगी, जितनी बारिश निकलेगी, उतना ही जो है कि चक्रवात बना रहेगा। इसीलिए आप देखोगे चक्रवात के साथ बहुत तेजी से बारिश भी होती है, लेकिन जैसे ही चक्रवात खत्म होता है अर्थात बारिश खत्म हो जाती है, क्योंकि संघनन के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वो अब मिलना बंद हो गई है। यहां लिख रहा है कि अगर अधिक मात्रा आपको चाहिए हीट की तो उसके लिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी औसत से अधिक होनी चाहिए। और मैंने ह्यूमिडिटी के चैप्टर में बताया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता, ये आपकी आदर्श परिस्थिति का निर्माण करती है। किसके लिए? वर्षा कराने के लिए। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, जो कि विशिष्ट आर्द्रता होती है, ये आपकी मात्रा पर निर्भर करती है कि ये जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक आपकी वर्षा पड़ेगी और उतना ही अधिक आपके ठंडियों में कोहरा पड़ेगा। अर्थात कोहरा और वर्षा की मात्रा कितनी अधिक होगी, कितने मिलीमीटर, कितने सेंटीमीटर तक होगी, ये सभी चीज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब है कि अगर आपको अधिक मात्रा में हीट की प्रोडक्शन चाहिए तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो अधिक मात्रा में होना चाहिए, जो कि औसत से अधिक, जो वाष्पीकरण प्रभावशाली पर ही संभव है। अर्थात जब वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा तभी जलवाष्प की मात्रा भी ज्यादा होगी। और वाष्पीकरण आपको पता है कि सबसे अधिक लगभग 28, 29, 25, 23 डिग्री के आसपास ज्यादा होता है, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो भाई एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए संघनन के माध्यम से। दूसरी कंडीशन है कि जो समुद्र की सतह है उसका तापमान कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना चाहिए। और वाष्पीकरण अगर प्रभावी होगा, जिससे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए अनुकूल दशाएं पैदा हो सकेंगी। अर्थात आप देखो ना, भारत जो है कि आपका कर्क रेखा के आसपास पड़ता है, बंगाल की खाड़ी भी कर्क रेखा और अरब सागर के आसपास है, मतलब कर्क रेखा के आसपास। तो इसमें कहीं ना कहीं तापमान अधिक होने से इनके तापमान में वैल्यू बढ़ती है, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होता है, जिस वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात की उत्पत्ति होना आसान हो जाता है। तो क्या समझ में आया? और अगर इसमें ग्लोबल वार्मिंग का योगदान और जुड़ जाए तो जाहिर सी बात है ये समुद्र का तापमान तेजी से 27 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा। जल की सतह का तापमान अगर अधिक होगा तो गर्म वायु का आरोहण होगा, अर्थात गर्म वायु क्या होगी? ऊपर की ओर उठेगी। और किस फॉर्मेट में उठेगी? संवहनी तरंगों के रूप में उठेगी, संवहनी तरंगों के रूप में। और लो प्रेशर के केंद्र में चक्रवाती दशा का विकास होना शुरू हो जाएगा, जहां पर अगर आप देखोगे, जहां सतह पर लो प्रेशर के केंद्र में वायु का अभिसरण होगा। ये मैंने आपको बताया है कि कैसे 0 डिग्री या फिर 60 डिग्री में वायु का अभिसरण होता है, अर्थात आपस में मिलती हैं और फिर वहां से ऊपर उठ जाती हैं।
ठीक है। और क्षोभ मंडल के ऊपर जाके अपसरण होगा, अर्थात वायु एक दूसरे से अपोजिट हो जाती है। भाई 0 डिग्री में जब वायु टकराती है आपस में तो ये ऊपर उठ जाती है कि नहीं उठ जाती है? ऊपर होने के बाद एक 30 डिग्री की ओर जाती है और एक 30 डिग्री साउथ की ओर जाती है। कहने का मतलब हो गया वायु का अपसरण हो रहा है क्षोभ मंडल में, और स्थल खंड पे क्या हो रहा है? सतह पर वायु का अभिसरण हो रहा है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में सभी दशाएं अनुकूल होती है। भाई विषुवत रेखीय क्षेत्र का मतलब हो गया कि जो आप पृथ्वी देखोगे ये रही, ये आपको मान लो 0 डिग्री के आसपास तो ये दशाएं मिलेगी। आपको सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलेगी, वहां पे संवानी वर्षा होती है, अर्थात संघनन के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा, आपको वहां पर सबसे अधिक टेम्परेचर देखने को मिलेगा, इसका मतलब है समुद्र की जो जल का सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। साथ ही साथ वहां पर आपको 0 डिग्री के ऊपर वायु का अभिसरण और अपसरण दोनों क्रियाएं देखने को मिलेंगी। अर्थात 3 कंडीशन, या यूं कहे कि सभी दशाएं पूर्ण होने के बावजूद भी यहां पर कोरियोलिस बल नगण्य या शून्य होने के कारण नो ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवत रेखा पर लगभग सभी आदर्श दशाएं होने के बावजूद भी यहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि हवाओं को जो केंद्र में लाना होता है, 0 डिग्री मतलब लो प्रेशर के केंद्र की ओर जो हवाओं को लाया जाता है, उसमें जो हवाओं का जो डायरेक्शन मूव करता है ये कोरियोलिस बल के कारण ही करता है। और 0 डिग्री पर ये कोरियोलिस बल जब 0 हो जाता है, अर्थात कोई बल नहीं होता है, तो वहां पर हवाएं सीधी निकल जाती हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर, वहां पर ये घूमती नहीं है। इसलिए अगर कोरियोलिस बल भी नहीं होगा तो यहां पर नो ट्रॉपिकल साइक्लोन। कहने का मतलब हो गया कि आपके लिए कोरियोलिस बल की भी वैल्यू उतनी ही है जितनी बाकी सभी फैक्टर्स की है। और अगर कोरियोलिस बल प्रभावशाली है तो मतलब लो प्रेशर के केंद्र में चक्रवाती दशा को उत्पन्न करेगा, क्योंकि जितना ये प्रभावशाली होगा उतना ही आपके लो प्रेशर के केंद्र में हवाओं को घुमा कर लेकर आएगा, जो कि इसको कर्व डायरेक्शन देता है, थोड़ा केंद्र की ओर लेकर आता है, जिसकी वजह से आप आसानी से देखोगे कि चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है। और साथ ही साथ ITCZ विषुवत रेखीय क्षेत्र से उष्ण कटिबंधीय महासागर सतह की ओर विस्थापित होना चाहिए, जिससे कोरियोलिस बल मोर इफेक्टिव होगा और चक्रवात के लिए एक अनुपयुक्त या उपयुक्त क्षेत्र बनेगा। सभी दशाएं अगर अनुकूल है, मान लो आपके लिए ITCZ भी नहीं है, साथ में कोरियोलिस बल भी है, साथ में आप देखोगे कि टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, ह्यूमिडिटी भी खूब अच्छी है, वर्षा बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते हैं तो इसका मतलब है कि सभी दशाएं होने पर भी नो ट्रॉपिकल साइक्लोन, बिकॉज जेट स्ट्रीम अगर उपस्थित हैं, यानी ये जो जेट स्ट्रीम है ये अगर उपस्थित है तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने ही नहीं देंगी। इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन को नहीं बनने देती जेट स्ट्रीम। और इसीलिए कहा जाता है कि जब मानसून का निवर्तन होता है सितंबर के आसपास, तो ये माना जाता है कि जो जेट स्ट्रीम होती है वो उत्तरी भारत यानी उत्तरी हिमालय से निकलकर साइबेरियन की तरफ चली जाती है, जिससे भारत में जेट स्ट्रीम की उपस्थिति नगण्य हो जाती है, 0 हो जाती है। और ऐसी स्थिति में सितंबर अक्टूबर के आसपास चक्रवात की स्थिति बन जाती है, और आप भारी मात्रा में देखोगे कि पश्चिमी तट या पूर्वी तट पर इसी महीने में सबसे अधिक क्या आते हैं? चक्रवात आते हैं। और इस चक्रवात के लिए ये बेसिक रीजन आपको समझ में आने चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये कुछ 5-6 फैक्टर थे भाई। पहला, एनर्जी के लिए, यानी हीट कहाँ से प्राप्त होगी, टेम्परेचर कितना होगा, साथ में जो है कि अभिसरण और अपसरण होगा कि नहीं होगा। फिर अगर सब कुछ ठीक है तो कोरियोलिस बल होना चाहिए, अगर कोरियोलिस बल भी मौजूद है तो जेट स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए। ये 5-6 फैक्टर हैं जो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो मेंस की आंसर राइटिंग में। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हम पूरे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल उसकी क्या होती है, और इसकी संरचना और मौसम में इसका क्या परिवर्तन होता है, मौसम में क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में स्टडी करनी है। हालांकि जब भी आप देखोगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में अगर आपको मेंस में लिखना है तो पहले आपको प्रारंभिक अवस्था के बारे में बताना होगा, युवा अवस्था के बारे में बताना होगा, फिर प्रौढ़ावस्था के बारे में बताना होगा, जिस समय उसका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों स्तर पे विकास होता है बेहतर तरीके से, और लास्ट में आपको विघटन की अवस्था ही बतानी कि कब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन विघटित हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। देखिए, प्रारंभिक अवस्था की अगर मैं बात करूं तो प्रारंभिक अवस्था का मतलब हो गया जब समदाब रेखाएं धीरे धीरे सघन होती हैं, अर्थात मिली बार में इसको काउंट करते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो 800 मिली बार, 810 मिली बार, 820 मिली बार, 830 मिली बार, यानी 10-10 मिली बार का अंतर है। लेकिन धीरे धीरे जब ये अपनी युवावस्था पे आता है, यानी
तेज होता जाता है, धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, तो इसकी समदाब रेखाओं में और सघनता आती है और अंतर में कमी आ जाता है। 700, 704, 708, 712, यानी कि जो 10-10 का अंतर था, 10 मिलीबार का, अब वो 4-4 मिलीबार का अंतर हो गया। इसका मतलब हो गया यहाँ पे समदाब रेखाएं और सघन हो गई। तो जरा पहले हम पॉइंट नंबर 1 को पढ़ लेते हैं, पॉइंट नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया प्रारंभिक अवस्था में कि समदाब रेखाएं सघन तो हैं लेकिन कम हैं, और जिसकी वजह से वायु की गति क्या धीमी है और इससे प्रेशर डिफरेंस अधिक होता है, जैसे लगभग 10-10 का अधिक है। अर्थात जो प्रेशर का डिफरेंस है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये जितना कम होगा उतना ही तेजी से हवाएं गति करेंगी। और ये मैंने पहले ही बताया था कि पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मान अगर कम होगा तो हवाएं धीमी चलेंगी, अगर इसका मान ज्यादा तेज होगा तो ये हवाएं ज्यादा तेज चलाएगा। यही चीज हमें सेकंड वाले में मिलती है कि समदाब रेखाएं सघन होने के साथ अधिक हो जाती है, सघन, वायु गति तीव्र हो जाती है, प्रेशर डिफरेंस में कमी आने लगती है और दाब प्रवणता का प्रभाव अधिक हो जाता है। इसका मतलब है कि पीजीएफ की वैल्यू क्या होगी, अधिक हो गई। जैसे ही पीजीएफ की वैल्यू अधिक होगी, वायु की गति क्या होगी, तेज हो जाएगी, और ये इतनी तेज हो जाएगी कि लगभग 32 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलने लगेगी, जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की एक आदर्श स्पीड मानी जाती है चक्रवात की। अब यहां पर अगर आप देखोगे प्रौढ़ावस्था की ओर, देखिए अगर ये चक्रवात के टॉपिक को अगर आप ढंग से समझ गए तो ये मान के चलो आप वर्षा के बारे में भी अच्छे से तैयार कर ले जाओगे। तो इसी चीज को मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे आप देखोगे ऊर्ध्वाधर संरचना का विकास और क्षैतिज संरचना का विकास। कहने का मतलब क्या हो गया, अब इस डायग्राम पर आ जाइए और डायग्राम को ही हमें समझना है। ये आप क्या देख रहे हो, एक सतह देख रहे हो, सतह। जरा अगर आप गौर से देखो तो मैंने क्या लिखा है, ये जल की सतह लिखी है, ये भी जल की सतह लिखी है, क्योंकि जल की सतह पर ही तो चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर वायुमंडल की क्षोभ सीमा लिखी हुई है, वायुमंडल की क्षोभ सीमा होती है। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे ही लो प्रेशर का केंद्र बनता है, लो प्रेशर का केंद्र बनता है, और तीसरे बिंदु को हम डिस्कस करते हैं कि चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहा जाता है, जहां पे वायु का कोई आरोहण नहीं हो रहा है। यानी जब वायु यहां पे उठ ही नहीं रही है, ऊपर की ओर जा ही नहीं रही है, आरोहण हो ही नहीं रहा है, मतलब क्या कहा कि जब वायु का यहाँ पे कोई आरोहण हो ही नहीं रहा है तो यहाँ पे वर्षा भी नहीं होगी और आसमान यहाँ पर क्लियर है। इसीलिए कई बार आपसे पूछता है प्रीलिम्स के एग्जाम्स में कि चक्रवात की आंखों में यानी आई ऑफ साइक्लोन या चक्रवात के केंद्र में कोई वर्षा क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे वायु का कोई भी आरोहण नहीं होता। वायु के आरोहण होने पर ही वर्षा होती है, लेकिन चक्रवात के केंद्र में कोई भी वायु का आरोहण नहीं होता, इसलिए यहाँ पे वर्षा नहीं होती और मौसम क्या होता है, एकदम क्लियर होता है, क्लीन होता है, एकदम साफ सुथरा होता है, क्लियर। लेकिन जस्ट इसकी आंख के बगल में जो दीवारें होती है, जहां पर आप देखोगे लंबे लंबे एरो हैं और ये क्षोभ सीमा तक जाते हैं, क्षोभ सीमा तक जाते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये क्षोभ सीमा तक जा रहे हैं, इसका मतलब है हम इसे क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आई बॉल, जहां पर तीर लंबे हैं, ये समझना है, आई बॉल जहां पे तीर लंबे हैं, अर्थात ये आंख की दीवार कहलाती है। क्योंकि ये पूरी जो बाउंड्री है, ये पूरी आंख हो गई और इसकी दीवार इसके साइड में है, जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है विद्युत गर्जन के साथ, क्योंकि यहाँ पे वायु का जो आरोहण है बहुत तीव्र गति से हो रहा है, लंबे लंबे एरो के माध्यम से बहुत तीव्र गति से हो रहा है। 4 पॉइंट के बाद अब जब 5 पॉइंट की ओर आओगे, जहां पर आप देखोगे इसे हम वर्षण सर्पल पट्टी भी कहते हैं, वर्षण पट्टी कहते हैं, जहां पे रेन स्पाइरल बेंड यानी कि जहां पे तीरों की लंबाई थोड़ी कम हो रही है और वर्षा भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसके बाद अगर आप और आगे देखोगे तो बिल्कुल बाहर की ओर आओगे, अगर चक्रवात का एकदम बाहरी क्षेत्र होता है, यहाँ पे वायु का अवरोहण होता है और वायु का अवरोहण होने का मतलब हो गया वलयाकार क्षेत्र में वर्षा के प्रतिकूल स्थिति हो जाती है, इसलिए ये आपका डायग्राम नंबर 6 हो गया। तो आपको क्या बताना है, डायग्राम नंबर 1 बताना है जिसमें प्रारंभिक अवस्था, फिर डायग्राम नंबर 2 युवावस्था, फिर डायग्राम नंबर 3 प्रौढ़ावस्था जिसमें आपको चक्रवात की आंख, चक्रवात की दीवार, वर्षण सर्पल पट्टी और लास्ट में वायु का अवरोहण होने वाली स्थिति को डिफाइन कर देना है। इतनी चीजें आपको पॉइंट वाइज क्रम से लिख देनी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, और एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि भाई एस्पिरेंट को, विद्यार्थी को चक्रवात के प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से पूरी जानकारी है, उसने एक एक पॉइंट को डिटेल से डिस्कस कर दिया है। तो ये सारी चीजें हमारे नोट्स में तैयार की गई, क्रक्स एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हर एक किताब का एकदम निचोड़, वो चीजें हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखने को मिलेगी आपको, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, इनमें अगर आप देखोगे क्या अंतर देखने को मिलता है। यहां मैंने लिखा है कि ए का मतलब होता है अंतः प्रवाह स्तर, यानी कि सतह से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है और यहाँ पे वायु केंद्र की ओर आती है। फिर मध्यवर्ती परत जो कि 3 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, जिसमें वायु या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, ऊर्ध्वाधर होगा। फिर बहिर्प्रवाह होता है जो कि 7 किलोमीटर से क्षोभ सीमा तक जाती है और वायु केंद्र से बाहर की ओर आती है। आप यहाँ पर देखिए ना, आप इस डायग्राम में जरा देखो जो मैंने बनाया है, आप ए वाले कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, ए
ए वाले में, तो ये वायु क्या हो रही है, केंद्र की ओर जा रही है, वायु केंद्र की ओर जा रही है। लेकिन जैसे आप 3 से 7 किलोमीटर के बीच में देखोगे तो या तो वायु नीचे आ रही है या फिर वायु ऊपर जा रही है। लेकिन जैसे आप सी वाला देखोगे जो 7 किलोमीटर से लेकर क्षोभ सीमा तक जाता है, यहाँ पे वायु का अभिसरण मतलब अपसरण हो रहा है, बाहर की ओर आ रही है वायु, वायु केंद्र से बाहर की ओर जा रही है। तो ये 3 कैटेगरी में भी मैंने इसको बांट दिया। अब यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई, इतना ही आपको लिखना है। अब जैसे आप चाहे तो एक एग्जाम में लिख सकते हो, फिगर एग्जाम के लिए, जैसे इस तरीके से यहाँ पर ये आंख बना दी, बीच में क्रॉस लगा दिया कि कोई वर्षा नहीं, फिर यहाँ पर छोटे छोटे वर्षा के चित्र दिखा दिए जिसको हमने आई और आई वॉल दिखा दिया, फिर एक वर्षण सर्पल पट्टी दिखा दी, फिर ये वलयाकार क्षेत्र दिखा दिया, फिर ये संवहनी वर्षा दिखा दी गई जो क्षेत्रीय प्रभाव से होती है। इसको आप दिखा दोगे तो आराम से आप चीजों को क्लियर कर पा रहे हो। फिर आप इस तरीके का एक डायग्राम बना दो मेंस के आंसर राइटिंग में कि भाई 0 डिग्री के आसपास के जोन में कोई भी चक्रवात नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे कोरिलिस बल का मान बिल्कुल नगण्य है। लेकिन 0 डिग्री से ऊपर और नीचे आपको चक्रवात की स्थिति देखने को मिल जाती है। जब आप ये सारे पॉइंट्स लिख दोगे, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक लिखने के बाद आपको उसके आगे लिखना है या समझना है इस तरीके से कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का विकास व्यापारिक पवनों से प्रभावित क्षेत्र में होता है। अब जरा गौर से समझना, जब व्यापारिक पवनों के प्रभावित क्षेत्र से हो रहा है तो इसकी दिशा भी क्या होगी दोस्तों, पूरब से पश्चिम होगी कि नहीं होगी, क्या होगी दिशा, पूरब से पश्चिम होगी। इसीलिए अगर मैं कहूं कि भारत में बंगाल की खाड़ी से होकर आने वाले चक्रवात सामान्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तट पर टकराते हैं और इनकी गति थोड़ी सी कम होती है लेकिन ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये इनके व्यापारिक पवनों के मार्ग में होने की वजह से इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। और इसीलिए आप लिखोगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का विकास व्यापारिक पवनों से प्रभावित क्षेत्रों में होता है। विस्थापन इसका ऑलवेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट होता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इस तरफ आप देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है, व्यापारिक पवनों का प्रभाव हो रहा है। ठीक है, महाद्वीप के पूर्वी तटीय क्षेत्र में चक्रवाती वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात हमारे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तट पे। और अगर चक्रवात का विस्थापन अधिक तापमान से कम तापमान की हो रहा है, अर्थात जल की सतह से स्थल की सतह तक हो रहा है, तो ऊष्मा के स्रोत से संपर्क समाप्त हो जाता है जिससे चक्रवात का विघटन हो जाता है। ऐसा इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि चक्रवात के विघटन के लिए कोई एक निश्चित दशा नहीं है, कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि चक्रवात की उत्पत्ति तभी तो होगी जब उसके वायु मतलब जल की सतह का तापमान 27 डिग्री से अधिक होगा। भाई अगर आप समुद्र से स्थल की ओर आ रहे हो तो कहीं ना कहीं तापमान अगर कम हो रहा होगा तो भी आपका संघनन की मात्रा कम होगी, बारिश की मात्रा कम होगी, जिससे आप देखोगे कि एनर्जी की मात्रा कम प्राप्त होगी और चक्रवात का विघटन हो सकता है। या फिर अगर चक्रवात का विस्थापन विषुवतरेखीय क्षेत्र की ओर हो जाता है, अर्थात 30 डिग्री से चला और व्यापारिक पवनों के प्रभाव की वजह से वो कहीं 0 डिग्री की तरफ आ गया, तो वहां पे कोरिलिस बल का मान 0 हो जाने से भी चक्रवात का विघटन हो सकता है। एक ये भी कारण है। या फिर हम कह सकते हैं अतः चक्र विघटन किसी भी अवस्था में संभव है, इसके लिए कोई निश्चित जीवन चक्र नहीं होता है, जबकि इसकी उत्पत्ति के लिए एक निश्चित जीवन चक्र होता है कि प्रारंभिक दशा है, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर उसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विस्तार, जिसमें आई चक्रवात की आई और आई वॉल दिखाया, फिर आपने वर्षण सर्पल पट्टी दिखाई, ये सारी चीजें। लेकिन विघटन के लिए कोई भी एक निश्चित जीवन चक्र नहीं होता है। अगर ये कोरिलिस बल की तरफ पहुंचा जहां पे 0 वैल्यू है तो भी ये विघटित हो जाएगा, स्थल खंड की ओर आएगा तो भी ये विघटित हो जाएगा। इसीलिए महासागर के ऊपर उत्पन्न होने वाले चक्रवात जब स्थल खंड की ओर आते हैं तो सामान्यतः यह विघटित हो जाते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई दोस्तों। अब हम जरा एक दूसरे चक्रवात को समझेंगे जिसे हम लोग कहते हैं वाताग्री या समशीतोष्ण चक्रवात, और इसका संबंध सीधा सीधा 60 डिग्री के आसपास है, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ। अच्छा, इसका संबंध एक और चीज से है, वाताग्र से है। और मैंने आपको वर्षण के समय वाताग्री वर्षा जब पढ़ा रहा था तो मैंने स्पष्ट कहा था कि 2 अलग अलग धाराएं या 2 अलग अलग गुणों वाली वायु राशि जब आपस में आके अभिसरण करती है, मिलती है 60 डिग्री पर, तब वाताग्र का निर्माण होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये 60 डिग्री आपका लिखा हुआ है, चलिए नॉर्थ, तो अगर 30 डिग्री से आने वाली पछुआ पवन जो कि एक गर्म वायु है जो कि 60 डिग्री के पास आती है, और अगर उसी समय आप देखोगे कि ध्रुवों से आने वाली एक पवन जो कि ठंडी वायु है, और जब इनका आपस में मिलन होता है तो यहाँ पे वाताग्र का निर्माण होता है, और इसी वाताग्र पे आपको साइक्लोन, एंटी साइक्लोन देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए हम इसे फ्रंटल या टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं, कि शीतोष्ण चक्रवात भी कहते हैं। इसमें हम 4 चीजें पढ़ेंगे। वाताग्र किसे कहते हैं पहले हमें यह समझना है, फिर वाताग्र जनन क्या होता है, फ्रंटोजेनेसिस, अर्थात वाताग्र का निर्माण कैसे होता है, फिर वाताग्र का क्षय कैसे हो जाता है और इससे मौसम में क्या परिवर्तन होता है।
भाई वाताग्र जनन होगा तो चक्रवात भी होगा, वाताग्र क्षय होगा तो चक्रवात समाप्त हो जाएगा, और इससे मौसम में क्या परिवर्तन आता है। भारत में यह इस प्रकार के वाताग्र नहीं होते क्योंकि भारत 60 डिग्री पे नहीं बल्कि 30 डिग्री के आसपास रहता है। इसलिए आपको जो वाताग्री चक्रवात देखने को मिलेंगे कनाडा में देखने को मिल सकते हैं, अमेरिका में नहीं, कनाडा में देखने को मिल सकते हैं, और रसिया वगैरह में, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, इन सभी देशों में देखने को मिल सकते हैं। या फिर दक्षिण में अगर आप देखोगे तो अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन सभी क्षेत्रों में भी देखने की संभावना मिल सकती है। ठीक है, तो अब हम इसे जरा देख लेते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आप सतह पर हो स्थल खंड पे और यहाँ पे क्षोभ सीमा है, तो यहाँ एक गर्म वायु आ रही है और एक ठंडी वायु आ रही है, आपस में इनके मिलने से क्या हो जाता है, सीधे सीधे बन जाता है। लेकिन अगर हम इसके डिटेल से अगर हम इसको पढ़ते हैं तो यहां पर आप देखोगे कि वाताग्रीय चक्रवात जो होते हैं, जो आप कई बार पढ़ते हो कि शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति कहां पे होती है, वाताग्र से कैसे होती है, वाताग्र क्या होते हैं, फ्रंटल क्या होते हैं, इनके बारे में सारी चीजें यहां पर समझ लोगे। तो आज हम लोग चक्रवात को पूरा डिस्कस कर लेंगे और अगली क्लास में हम लोग जेट स्ट्रीम को भी कवर करने की पूरी कोशिश कर लेंगे। यहां पर आप देखोगे वाताग्र एक ढलुआ या अशांतत्य सतह क्यों कहलाती है, क्योंकि अभी तो ये अशांतत्य, फिर इसी में जो है कि आपस में मिलन हो जाएगा, जो गर्म और ठंडी वायु के क्षेत्र को ऊर्ध्वाधर दिशा में पृथक करता है। दोनों तरफ क्षैतिज तल पर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन सभी विशेषताओं में स्थानिक विभिन्नता देखने को मिलती है कि गर्म क्षेत्र में अलग और ठंडी वायु वाले क्षेत्र में अलग। जब वाताग्र पर जहां पे गर्म और ठंडी वायु सक्रिय होती है तो वायु का आरोहण होने से एडियाबेटिक शीतलन होता है, जहां पे टेम्परेचर कम होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है और वायु संतृप्त होने के बाद संघनन के कारण वहां पे वाताग्रीय वर्षा होती है। अब देखिए मैंने इस चीज को पूरा डिस्कस क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने इससे पिछले 2 लेक्चर्स में पूरी तरीके से डिस्कस किया है, जिसमें मैंने वाताग्रीय वर्षा के बारे में चर्चा की थी, किस प्रकार से आपकी पर्वतीय वर्षा होती है, किस प्रकार से आपकी संवहनी वर्षा होती है, किस प्रकार से आपकी वाताग्रीय वर्षा होती है, और वर्षा होने के लिए जो प्रोसेस है, यानी वायु का आरोहण होगा, गर्म होने से एडियाबेटिक शीतलन होगा, टेम्परेचर कम होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, धीरे धीरे वायु संतृप्त होगी, वायु संघनन होकर जो है कि वायु जलबूंद में बदलेगी, यानी जलवाष्प जलबूंद में बदलेगी, आर्द्रताग्राही नाभिक होंगे जो बादलों का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से जल की बूंदें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी पर गिरने लगती है, जिसको हम लोग वर्षा कह देते हैं। यही तो जल चक्र बताया था। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जाके पहले पिछली क्लास भी जरूर देख लेना, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब एक ही चीज को हम लोग बार बार एक ही जगह पे प्लेटफॉर्म पे यानी बार बार उस चीज को डिस्कस करें, ये बेहतर चीज नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम वाताग्र की स्थिति की बात करें तो देखिए सबसे पहली जो स्थिति होती है, मान लेते हैं कि 90 डिग्री से हवाएं चली और धीरे धीरे इधर आ रही थी, ये एक तरीके से ठंडी वायु है क्योंकि ये पूरब से उठकर पश्चिम की ओर आ रही है। वहीं अगर आप देखोगे कि 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर वायु चलने लगी, पश्चिम से पूरब की ओर चलने लगी, जो कि एक गर्म वायु है, तो अभी आप देखोगे इनके बीच में बड़ा शांत माहौल है, इनके बीच में कोई टकराहट नहीं है। अब ये भारत पाकिस्तान की तरफ है कि एक ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया आपका इंडिया, अर्थात स्थिर वाताग्र है, स्टेशनरी फ्रंट है, जो कि नो रेन, यहाँ पे कोई वर्षा नहीं होगी क्योंकि हवाएं अभी आपस में सक्रिय नहीं है। लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे ठंडी हवा गर्म क्षेत्र में घुसती है और गर्म क्षेत्र को धक्का लगा के ऊपर की ओर भेज देती है, या फिर गर्म हवाएं ठंडे क्षेत्र में प्रवेश करती हैं 60-70 डिग्री की तरफ और धीरे धीरे वो टकरा के ऊपर की ओर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाताग्र का निर्माण होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि जीवन चक्र का जो संबंध है शीतोष्ण चक्रवात का, वो वाताग्र जनन से लेकर वाताग्र क्षय तक की प्रक्रिया से है। अर्थात जब पछुआ पवन जो कि गर्म वायु होती है, जो कि 30 डिग्री से उठती है, और ध्रुवीय पूर्वी पवन जो कि ठंडी वायु है, जो कि 90 डिग्री से उठती है, और इनके अभिसरण से ही तापीय प्रवणता के कारण, प्रवणता का मतलब अंतर, इससे वाताग्र का जनन होता है और यही प्रक्रिया कंप्लीट होती है। यानी कह सकते हो कि यहाँ पे 60 डिग्री जो है, यहाँ पे 90 डिग्री से भी हवाएं आने लगती ठंडी और 30 डिग्री से भी हवाएं चलने लगती गर्म, जिसकी वजह से यहाँ पे वाताग्र का जनन होने लगता है। और फाइनली सबसे पहले स्थिर वाताग्र का विकास होता है, जहां पे पाकिस्तान और इंडिया की स्टेटस थी कि आपस में कोई भी टकरा नहीं रहा है। इस समय वायु की विपरीत दिशा तो है और वो समानांतर दिशा में, लेकिन वो सक्रिय नहीं है, जिससे मौसम में कोई परिवर्तन नहीं है। और यह अवस्था केवल अल्पकालिक समय तक होती है, कुछ ही समय तक, यानी 1 दिन 2 दिन आधा दिन ऐसे। लेकिन जैसे ही पछुआ पवन और सक्रिय होती है, क्योंकि वो गर्म वायु है और गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी तो कहीं ना कहीं ठंडे वायु के क्षेत्र में प्रवेश करती है और ठंडे वायु क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, और जिस क्षेत्र पे प्रवेश करती है उसे हम उष्ण वाताग्र कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लासेस में बता दिया है कि उष्ण वाताग्र कब बनेगा, शीत वाताग्र कब बनेगा, तो आप वहां पर भी इसको देख सकते हो। और इसके बाद तापमान के साथ
विशिष्ट आर्द्रता यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में वृद्धि होने लगती है। ठंडी वायु को विस्थापित कर सतह से ऊपर की ओर जाने लगती है गर्म वायु, जो कि पछुआ पवन से आती है, और ये गर्म वायु होती है, हल्की होने के कारण ये ऊपर जाती है, जिसमें हम कहते हैं गर्म वायु का आरोहण होने लगा दोस्तों, जिससे लो प्रेशर के केंद्र में एक चक्रवाती दशा उत्पन्न हो गई। क्योंकि लो प्रेशर का केंद्र कब बनेगा? जब वहां पर वायु का आरोहण हो जाएगा, ऊपर की ओर उठ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर चक्रवाती दशा उत्पन्न हो गई है। और ठंडी वायु सक्रिय होकर उष्ण क्षेत्रक में प्रवेश करती लो प्रेशर की ओर अभिसारित होती है, यानी कि स्थल खंड पे आती है, जिससे शीत वाताग्र का निर्माण हो जाता है। तो फाइनली आप देखोगे उष्ण वाताग्र पर गर्म वायु मंद गति से आरोहण करती, धीरे धीरे ऊपर जाती है और विस्तृत क्षेत्र में वर्षा धीमी गति से कराती है, और फाइनली अधिक समय और अधिक विस्तृत क्षेत्र तक की वर्षा होती है। तो ध्यान देना कि जब भी अगर आप कहो कि भाई लंबे समय तक वाताग्र पे वर्षा हो रही है, काफ़ी दिनों तक वर्षा चली, 10-12 दिन तक लगातार, और धीमे धीमे वर्षा हो रही है 24 घंटे, तो आप ये समझ लेना कि वहाँ पर उष्ण वाताग्र पे वर्षा हो रही है, यानी वहाँ पे गर्म वायु ऊपर गई है, लेकिन आराम आराम से जा रही है। अगर वही ठंडी वायु बहुत तेज़ी से धक्का मार के ऊपर पहुँचा दे तो क्या करेगी? जल्दी से बरस के खाली हो जाएगी, जल्दी से वर्षा करा के खाली हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अगर वहीं पे हम शीत वाताग्र की बात करें, शीत वाताग्र का मतलब हो गया कि इस पर ठंडी वायु सतह की ओर आती तो है, लेकिन एक गर्म वायु को सीमित क्षेत्र में तीव्रता से आरोहण करने को मजबूर करती है धक्का लगा के, जिसकी वजह से शीत वाताग्र पर विद्युत का गर्जन होता है, तीव्र गति से वर्षा होती है और कम समय के लिए और सीमित क्षेत्र में होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे कि सीमित क्षेत्र में होने के पीछे रीज़न है कि भाई गर्म वायु अपने मन से नहीं जा रही थी, उसको ठंडी वायु ने धक्का मारा, इस वजह से जो है कि वो ऊपर गई। तो अभी ये सारी कंडीशन लो प्रेशर में चक्रवात के लिए विकसित कर रही हैं। अब आ जाते हैं, हम आगे पढ़ लेते हैं। इसीलिए शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र से जब मिल जाता है तो एक संरोधी वाताग्र का विकास होता है, जहाँ पे ठंडी वायु सक्रिय हो जाती है, अधिक विद्युत गर्जन होता है, कम समय और सीमित क्षेत्र में विद्युत वर्षा होती है, और वर्षा की समाप्ति होते ही वाताग्र का क्षय भी हो जाता है, जिससे ठंडी वायु सतह की ओर आने लगती है, यानी नीचे की ओर आती है, और टेम्परेचर में कमी आता है, हाई प्रेशर का विकास हो जाता है और प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है। तो कहने का सेंस हो गया कि जब वाताग्र का निर्माण हुआ, गर्म वायु ठंडी वायु आपस में मिली और गर्म वायु आरोहण होकर ऊपर चली गई, केंद्र पे बन गया नीचे स्थल खंड पे लो प्रेशर, अर्थात चक्रवात की दशा बन गई, और धीरे धीरे पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती रही। लेकिन जब ठंडी वायु ऊपर से नीचे आने लगी स्थल खंड पे, टेम्परेचर कम होने लगा वायु का, और साथ ही साथ हाई प्रेशर का विकास हुआ, जिसे हमने कहा कि प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न हो गई और आसमान साफ हो गया, बारिश समाप्त हो गई। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि वाताग्र का क्षय हो गया। तो इसमें खासियत भी है। क्या खासियत है कि हम इसे कह सकते हैं कि इस प्रकार जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हैं, लगभग 60 डिग्री, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे साउथ में, यहाँ पर प्रत्येक चक्रवात के बाद एक प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है। लेकिन क्या 30 डिग्री पर होती है? तो हम कहेंगे कि नहीं सर, 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ पर अगर आप देखोगे तो अगर चक्रवात उत्पन्न हुआ तो चक्रवात के बाद जब उसकी समाप्ति होती है तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर प्रति चक्रवात भी बने। इसीलिए मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की विशेषता है कि चक्रवात के बाद प्रति चक्रवात की उत्पत्ति जरूर होती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हमारा अगला टॉपिक है जेट स्ट्रीम, और जेट स्ट्रीम के टॉपिक को दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि अगर आपने क्लास को सुन लिया है तो एक बार इन नोट्स को जो आपने ले रखे हैं उनसे एक बार रिवीजन कर लो, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में समझकर। और जिन्होंने इस PDF को नहीं बाई किया, वो अगर बाई करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो 8527594636 ये हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ पर आप मैसेज करके चाहे एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, किसी की भी आप हैंड रिटन नोट्स इस तरीके से ले सकते हो, जो आपके UPSC के साथ UPPCS और RO प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है, और आप इसे देख सकते हो और इससे रिवीजन भी कर सकते हो। अगर नहीं PDF से रिवीजन करना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो, तो नोट्स बना लो वीडियो के माध्यम से, या फिर वीडियो को एक बार दोबारा देख लो। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जितना मैंने अभी आपको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताया है, यही बिल्कुल हूबहू आपके प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट बनते हैं और मेंस में भी बनते हैं। तो जब आप इसे सीख लोगे ढंग से और किसी भी किताब में पढ़ लो, आप चक्रवात की तरह ना घूम जाओ तो बताना। अगर आपने पढ़ा भी होगा तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि सर हम चक्रवात पढ़ते तो चक्रवात की क्या होते थे, भंवर में फंस जाते थे और हमें समझ में नहीं आता था। और यहाँ से आपने लेक्चर अगर सुना होगा ढंग से तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जहाँ पर हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।